यस बोल रहे हो? चलिए पढ़ते हैं। चैप्टर 3 या 4? 4 चैप्टर का नाम बता दो। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट पार्ट है लॉज ऑफ मोशन विच वी वर डूइंग, सेकेंड पार्ट है फ्रिक्शन एंड थर्ड पार्ट है सर्कुलर मोशन। तो लेट अस कंटिन्यू विद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आज हमें पढ़ना है, स्टार्ट करना है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ? जी थर्ड लॉ तो आता ही होगा, ऐसे तो ना बोलना, ढंग से बताओ। थर्ड लॉ नहीं आता? थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो डेली लाइफ में जो हर जगह यूज करते हैं हम। हाँ जी, चलिए पूछते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कर लीजिए। व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? Every action has equal and opposite reaction. क्या लिखेंगे जी आप? Equal and opposite reaction. Do right fast. Every action has equal and opposite reaction. Equal and opposite reaction. This is the basic statement of Newton's third law of motion, जो बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, याद भी रहता है, जनरली सबसे आसान और सबसे ज़्यादा यूज भी होता है। नेक्स्ट, ये एक्शन रिएक्शन है क्या, समझते हैं जरा। ऑन अ सरफेस अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड। इसी सरफेस पे हमने एक ब्लॉक रख दिया है। व्हाट इज द वेट ऑफ द ब्लॉक? mg। किधर होगा? डाउनवर्ड। इसका वेट हो जाएगा mg। अक्सर हम सोचते हैं वेट मास m होता है, नहीं, m इज मास बट वेट क्या होता है? m इंटू जी, m इंटू जी। और वेट हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगा, किसी और डायरेक्शन में नहीं होगा। वेट डाउनवर्ड है, इसका मतलब है इस ब्लॉक का वेट mg डाउनवर्ड है। इट मींस इस ब्लॉक ने इतने फोर्स के साथ सरफेस को नीचे प्रेस करा है। ये ब्लॉक mg फोर्स सरफेस पे नीचे लगा रहा है। सरफेस तो वही है, सरफेस तो नीचे नहीं गया। इसका मतलब है सरफेस ने ब्लॉक पे उतना ही फोर्स ऑपोजिट लगा दिया है, जिसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल रिएक्शन, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N और कैपिटल R। डिफरेंट बुक्स में जैसे एनसीईआरटी में कैपिटल R दिया हुआ है, कुछ जगह कैपिटल N है। दोनों ही सेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या नाम है जी इसका? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल मींस व्हाट? नॉर्मल किसके लिए यूज करते हैं? नॉर्मल वर्ड मींस व्हाट? साधारण। फिजिक्स की, साइंस की, मैथ्स की लैंग्वेज में नॉर्मल वर्ड इज यूज्ड फॉर परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर रिएक्शन। इसे रिएक्शन ना कह के हमने नॉर्मल रिएक्शन कहने के पीछे रीजन है, ये परपेंडिकुलर रिएक्शन है। परपेंडिकुलर रिएक्शन मींस ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, इसलिए इसका नाम परपेंडिकुलर रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है। आगे बढ़े, कौन ज्यादा है, एक्शन या रिएक्शन? दे आर इक्वल। सो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? mg। जितना एक्शन है, यानी यहाँ पे ये क्या बन गया जी? एक्शन
और ऊपर आ गया है रिएक्शन। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेट हमेशा वर्टिकली, mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है एंड नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वर्टिकली अपवर्ड। मैंने नहीं बोला ऐसा, और ऐसा होता भी नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, अपवर्ड नहीं। अपवर्ड हो भी सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। होप थोड़ा सा समझ में आएगा। क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा हमने, वही ब्लॉक हमने एक इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा पे यहां रख दिया है। मास वही है m, अब इसका वेट कितना होगा, mg। किधर होगा, ऐसे पंचका किधर होगा। वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, यानी इधर होगा। ब्लॉक को आप ऐसे रखें, कैसे भी रखें, वेट तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। इज दैट क्लियर? सो वेट तो किधर आएगा, इधर आएगा, एंड रिएक्शन किधर होगा, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर, मतलब इधर होगा। दोनों बातें समझने की हैं। रिएक्शन यानी नॉर्मल रिएक्शन यानी परपेंडिकुलर रिएक्शन, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर है, जबकि वेट हमेशा वर्टिकल होता है। ये एंगल थीटा, तो ये थीटा या 90 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा या 90 प्लस थीटा या क्या, ये थीटा, तो ये कितना 180 माइनस थीटा या 90 माइनस थीटा। हाँ जी सर बताओ। 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तनिषा मैम, हाँ बस पूछ रहे हो। थीटा ही तो होगा जी, कैसे ये बता दो। हाँ, यदि हम इसको एक्सटेंड करते हैं ऐसे, तो 90 बनेगा। ये थीटा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, और ये भी 90 है। ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा बचेगा। सो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, याद रहेगा। नेक्स्ट इज ये mg इसके साथ एंगल बना रहा है। आरफ सर, ये mg इसके साथ एंगल बना रहा है, तो इधर आएगा mg cos थीटा या sin थीटा। जिसके साथ एंगल बनाएगा वो cos, यानी ये आ गया mg cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर इधर आएगा mg sin थीटा। आ गया जी। एक्शन कितना है, एक्शन कितना है, mg cos या mg sin। अब एक्शन ये होगा क्योंकि रिएक्शन ये है। एक्शन एंड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। ये रिएक्शन है, तो अब ये एक्शन हो जाएगा। होप यू गॉट इट। दिस इज द एक्शन नाउ। तो फिर mg का कोई यूज नहीं, mg का यूज है ना, mg का कंपोनेंट mg cos थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन अब कितना आ गया जी, mg cos थीटा। होप यू आर गेटिंग, जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, होप यू आर गेटिंग थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट केस में हमने क्या करा, उसी ब्लॉक को हमने अब एक वॉल हमने इमेजिन की। इस तरह से एक वॉल है और ब्लॉक को सेम मास है, ब्लॉक को ऐसे वॉल के अगेंस्ट प्रेस कर दिया है बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। 20 न्यूटन फोर्स लगा के इसे प्रेस कर दिया है ऐसे, ताकि ये नीचे फॉल ना करे। नीचे फॉल करेगा क्यों, कौन खींचेगा नीचे, इसका वेट ग्रेविटी, यानी इसका वेट mg। तो अब नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, कितना और किधर होगा, अप डाउन लेफ्ट या राइट। आंसी सान्या नहीं बताओगे, सुहानी
किधर होगा? राइट की तरफ है दक्ष। नॉर्मल रिएक्शन का दूसरा नाम क्या था? परपेंडिकुलर रिएक्शन। मतलब व्हाट? हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। अब जो सरफेस है वो ये है ना, तो सरफेस के परपेंडिकुलर किधर होगा? राइट या लेफ्ट? सरफेस ये आ गया तो परपेंडिकुलर तो यही होगा। दो ही ऑप्शन बचे, राइट या लेफ्ट। हमने फोर्स किधर लगाया? लेफ्ट, राइट, तो रिएक्शन किधर होगा? हमने इधर प्रेस करा है, रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर होगा तो इधर आ जाएगा। यानी नॉर्मल रिएक्शन अब F के इक्वल आ गई है, वेट का कोई रोल नहीं। मींस व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन, नॉर्मल रिएक्शन वेट के इक्वल है या वेट के कंपोनेंट के इक्वल है, इसमें वेट का कोई रोल ही नहीं है। मींस कॉन्सेप्ट इज व्हाट, दिमाग से ये निकालें कि नॉर्मल रिएक्शन वेट की वजह से होता है। मे बी मे नॉट बी। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। सरफेस के परपेंडिकुलर जितने भी फोर्स लग रहे हैं ऑल विल कंट्रीब्यूट इन नॉर्मल रिएक्शन, वो mg हो या कोई और हो। तो यू गॉट इट कि mg ही नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता, वो 9th क्लास में होता था। अब नॉर्मल रिएक्शन mg से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। क्लियर है जी? तो दैट इज अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। तो विल दे कैंसल? एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज और नेवर और मे नॉट बी कैंसल ईच अदर। कैंसिल करेंगे या नहीं करेंगे? और क्यों ऐसा होगा उसका रीजन भी चाहिए। एक्शन एंड रिएक्शन कैंसिल ईच अदर और नॉट कैंसिल ईच अदर? नॉट कैंसिल ईच अदर, नेवर। इधर कैंसिल मींस हो भी सकता है, नहीं कर सकते। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हाँ जी दक्ष, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ जी सर, यही आ रहा। नेवर कैंसल ईच अदर। आंसर बता दिया, एक्सप्लेनेशन दे दो। आंसर पता चल जाए तो कहते हैं कि साइंस स्टूडेंट को आंसर बता दो, एक्सप्लेनेशन तो बता दे। बिकॉज these or they act on different bodies. They act on different bodies. एक ही ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन इधर 10 न्यूटन इधर, व्हाट इज नेट फोर्स? 0। एक ही ऑब्जेक्ट पे इक्वल एंड ऑपोजिट लग रहे हैं, दे विल कैंसल। बट एक्शन एंड रिएक्शन का मतलब क्या है? फर्स्ट बॉडी सेकंड पे एक्शन लगाएगी तो सेकंड फर्स्ट पे रिएक्शन लगाएगी। एक्शन एंड रिएक्शन वर्ड यूज ही इसलिए करे गए हैं क्योंकि डिफरेंट बॉडीज पे लग रहे हैं। एक ही बॉडी पे होते तो कैंसिल कर जाते, बट एक्शन रिएक्शन कभी भी सेम बॉडी पे नहीं लगते। फर्स्ट बॉडी सेकंड पे क्या लगाएगी? एक्शन, है ना? तो सेकंड बॉडी क्या करेगी? रिएक्शन। होता है ना सर? तो एक्शन एंड रिएक्शन बाहर करना प्लीज, बाहर मिलना, ठीक है? एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसल ईच अदर। व्हाई? बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। क्लियर रीजन? अब कुछ और, न्यूटन्स थर्ड लॉ बस इतना सा है, बट न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं। कमिंग 2 क्लासेस में हम यही थर्ड लॉ पे ही क्वेश्चन करेंगे। नोट डाउन फर्स्ट एवरीवन, फिर कुछ और क्वेश्चन मैं इसमें ऐड करूंगा। देखिए जरा प्लीज, ऐसा तो प्रॉब्लम हो जाएगी सर, सीरियसली मुझे तो नहीं होगी बट आपको होगी। एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसल इच अदर बिकॉज़ दे आर ऑन डिफरेंट बॉडीज। अभी तक मैंने जितने भी एग्जांपल लिए उन सब में ऑब्जेक्ट रेस्ट में कंसीडर करा है। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। द नेक्स्ट केस इज व्हाट आई हैड डन। ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन अ लिफ्ट। इन अ लिफ्ट, लिफ्ट को और क्या बोलते हैं? एलिगेटर।
elevator. In a lift or elevator, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी देखें जरा. हमने क्या करा, ये है लिफ्ट गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन a. A block of mass m is placed inside the lift. What is its weight? mg. इसका वेट mg किधर होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड. तो नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर यानी ऊपर आ जाएगी. यदि ये रेस्ट में होता तो n इक्वल टू mg आ जाता, आसान हो जाता, जल्दी समझ में आ जाता है ना. बट अब लिफ्ट ऊपर जा रही है a एक्सेलरेशन के साथ, तो ब्लॉक भी ऊपर जा रहा होगा, उसी के अंदर है. तो ब्लॉक भी सेम एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहा है, जिससे फोर्स ऑन द ब्लॉक इज ma. जिससे ब्लॉक पे फोर्स लग गया ma a की वजह से, एक्सेलरेशन की वजह से. तो अब रिएक्शन क्या होगा, ये दोनों ऊपर हैं, mg नीचे है. कई बार यहाँ डायरेक्टली इक्वेट कर देते हैं, विच इज रॉन्ग. क्या करना है हमें वो समझना है. ma को हटा दो, क्योंकि इसका अपना एक्सेलरेशन नहीं है, इसकी वजह से, लिफ्ट की वजह से इसमें आया है. ma को हटा दो, उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अज्यूम कर लो. उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अज्यूम कर लेंगे और इक्वेट कर देंगे. इसको हटा के इतना ही फोर्स जो अपोजिट लगाया है, इसे बोलते हैं शूडो फोर्स. P साइलेंट होता है इसमें. अब ये शूडो फोर्स क्या है, ma को हटा के अपोजिट क्यों लगाया है, शूडो होता क्या है, मैं पूरा डिटेल में सिखाऊंगा, पूरा डिटेल में समझाऊंगा. हाँ सर, हाँ क्या करें, सुडोपोडी. नहीं, सुडोपोडी इज डिफरेंट थिंग, बट यहाँ शूडो मीन्स व्हाट वो समझेंगे, क्यों करा वो भी समझेंगे. सबसे पहले बता रहा हूँ शूडो फोर्स कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, उसके बाद में सिखाऊंगा क्यों लगाना है. ठीक है. n का शूडो नहीं लगेगा, mg का शूडो नहीं लगेगा. शूडो फोर्स किसका लगेगा, ओनली ma का. जहां ma आगे आपने हटा के ऑपोजिट लगा देना है, दैट इज नेम्ड शूडो फोर्स. इट्स ए टेक्निक टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स. इसके बिना भी आसान क्वेश्चन इसके बिना भी कर सकते हैं, पर जब अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे जाएंगे तो वहां फिर शूडो लगाना पड़ेगा. तो क्यों ना हम सब में ही सेम कॉन्सेप्ट याद रखें, सब में ही सेम प्रैक्टिस करें. ठीक है जी. तो क्या करा हमने, ma किधर था, लिफ्ट ऊपर जा रही थी, इसमें भी ऊपर ही है. ma किधर है, ऊपर, हटा के शूडो नीचे लगा दे और इक्वेट कर देना है. इक्वेट करेंगे तो ऊपर कितना है, n, और ये दोनों नीचे आ गए, तो n इक्वल टू mg प्लस ma. ये आंसर आ गया, यानी m into g plus c is the normal reaction. Second case में the same lift carrying the same block but now going down with acceleration a. अब क्या होगा g, देखें जरा, इसका वेट mg अब ऊपर हो जाएगा. वेट तो हमेशा डाउनवर्ड होता है, वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है. एंड नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, अपवर्ड हमेशा नहीं होती. सरफेस के परपेंडिकुलर होती है. सरफेस ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर इधर आ गया. नीचे जा रही लिफ्ट तो ये भी नीचे जाएगा. एक्सेलरेशन a, तो इसमें भी a, फोर्स ऑन इट ma. क्या करेगी, ma को हटा के इतना ही शूडो फोर्स लगा दो और इक्वेट कर दो. n प्लस ma, क्योंकि दोनों ऊपर आ गए, इक्वल टू नीचे कितना है, तो n क्या हो जाएगा, ma माइनस mg. और बोलिए mg माइनस ma. होप यू अंडरस्टूड. m इंटू g माइनस a आ जाए. इन द नेक्स्ट केस, इन द थर्ड केस, फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट है, मतलब फ्रीली
फॉलिंग, लिफ्ट का मतलब समझा दो जी, ऊपर से नीचे छोड़ दिया। यानी लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी लिफ्ट का जो रोप है वो ब्रेक कर गया तो फ्री फॉल कर रही है। अब नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? ब्लॉक का मास m, लिफ्ट इज गोइंग डाउन विद a इक्वल टू g। तो यहाँ ध्यान से देखें तो इसमें और उसमें क्या अंतर है? ये भी नीचे जा रही है, वो भी नीचे जा रही है, यानी आंसर तो सेम आएगा, बस a की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? g पुट कर देंगे। तो n इज इक्वल टू m इंटू g माइनस a की वैल्यू g, तो g माइनस g इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा। लास्ट केस में हमने सेम लिफ्ट कैरिंग द सेम ब्लॉक बट नाउ गोइंग डाउन विद 5 मीटर पर सेकेंड। अब नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? इसका वेट कितना है? mg डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर, और क्या आएगा? एक्सेलरेशन 0 है, सर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड मींस कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। कई बार कुछ बच्चे m इंटू वी ऐड कर देते हैं या माइनस कर देते हैं, m इंटू वी नहीं आएगा, वेलोसिटी नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक्सेलरेशन। कितना है? 0। वेलोसिटी कांस्टेंट है, ऊपर हो या नीचे, तो एक्सेलरेशन विल बी 0। एक्सेलरेशन 0 है तो शूडो की नीड नहीं है, n इक्वल टू mg आ जाएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में इस चैप्टर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। गॉट इट ऑल ऑफ यू? प्रीवियस क्वेश्चन तो हो गए थे, हाँ जी, अभी तक रेस्ट में थे। जैसे ही एक्सेलरेशन आई तो क्या करना है? m में इधर है हटा के इधर लगा दो, ऊपर है तो हटा के नीचे लगा देंगे, जिस भी डायरेक्शन में हटा के अपोजिट लगा देना। और कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन 0, तो m में नहीं लगेगा। डू फास्ट एवरीवन, डू फास्ट। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बताने की नीड है। फर्स्ट पार्ट में, आर यू लिसनिंग? सुन ही नहीं रही मैडम। फर्स्ट पार्ट में गोइंग विद कांस्टेंट स्पीड, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? mg। सेकंड पार्ट में लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन a मान लेते हैं 5, तो n क्या हो जाएगा? mg माइनस ma हो गया। थर्ड पार्ट में गोइंग अप, तो n क्या हो जाएगा? mg प्लस ma। फोर्थ पार्ट में लिफ्ट मैकेनिज्म फेल यानी फ्री फॉल, तो नॉर्मल रिएक्शन बिकम्स 0, mg माइनस g यानी 0 हो जाएगा। सुन ले प्लीज, अब यहाँ समझने वाला पॉइंट क्या है? लिसनिंग ऑल ऑफ यू? नॉट लिसनिंग? सुन लो जी प्लीज। यहाँ सभी में हमने क्या निकाला है? नॉर्मल रिएक्शन। विद नॉर्मल रिएक्शन एग्जैक्टली है क्या, ये समझना है हमें प्लीज। देखिए जरा, अपेरेंट, ये वर्ड यूज होंगे जो हमें ध्यान रखने। अपेरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट, apparent weight of a body in a lift कह दें, या फिर रीडिंग शॉन बाय वेइंग मशीन। वेइंग मशीन क्या रीड करेगी? वेइंग मशीन क्या रीड करेगी? ये डिपेंड करता है कि हमें आंसर न्यूटन में चाहिए या केजी में चाहिए। समझे प्लीज? यदि आंसर न्यूटन में चाहिए तो नॉर्मल रिएक्शन निकाल देंगे, आंसर विल बी इन न्यूटन। यानी हमसे रीडिंग ऑफ द मशीन पूछें या अपेरेंट वेट कहें, मतलब आपने नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। बट वहीं
आंसर केजी में पूछा हो तो पहले सेम तरीके से नॉर्मल रिएक्शन निकाल लेंगे और फिर उसे जी से डिवाइड कर देंगे तो आंसर केजी में आ जाएगा। तो डिपेंड्स ऑन द चॉइस कि हमसे नॉर्मल रिएक्शन, जैसे इस क्वेश्चन में रीडिंग पूछी गई, रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन कहा था, तो आंसर केजी में रखें या न्यूटन में, हमने आंसर न्यूटन में निकाल दिया। डायरेक्ट जो सॉल्व करके आएगा वो न्यूटन में आएगा, ठीक है। बट केजी में चाहिए तो जो आंसर बाद में आ चुका है उसको जी से फिर डिवाइड करना पड़ेगा तो केजी में आ जाएगा। जैसे हम आपस में बात करते हैं कि आपका वेट कितना है तो हम तो केजी में बताते हैं। ये ट्रेंडी लैंग्वेज है। वेट की एग्जैक्टली ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। वेट जो है वो m इंटू जी है, यानी न्यूटन है। फोर्स है जिसकी यूनिट न्यूटन और ट्रेंडी लैंग्वेज है, इसलिए हम ऐसे चल जाता है, हम लैंग्वेज बिगाड़ देते हैं ना, तो दैट्स वाई वो यूज़ कर लेते हैं, बट हमें ध्यान रखना पड़ता है। केजी में जो जैसे जो वेइंग मशीन होती है वो आंसर तो केजी में देती है, तो उसका मैकेनिज्म ऐसे बना है, वेइंग मशीन हमेशा नॉर्मल रिएक्शन मेजर करेगी, हमेशा वो n को बताएगी, नॉर्मल रिएक्शन को बताएगी, वो हमारे वेट को नहीं बता रही। वेइंग मशीन को नहीं बता हमारा वेट कितना है, वो नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करती है। जैसे मैं वेइंग मशीन पे खड़ा हूँ, सुन रहे हो, ठीक है। अच्छा कहाँ है, इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। वेइंग मशीन पे खड़े तो और मुझे ऊपर से किसी ने ऐसे दबा दिया तो रीडिंग विल इंक्रीज। क्यों, वो तो वेट बता रही थी। तो वेइंग मशीन को नहीं पता कि वेट है क्या है, वो तो नॉर्मल रिएक्शन मेजर कर रही है। तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया, रीडिंग बढ़ गई, ठीक है। जैसे कोई रोप लटक रही, मैं रोप से हल्का सा हैंग कर जाऊं थोड़ा सा तो रीडिंग विल डिक्रीज। वेइंग मशीन क्या बता रही है, नॉर्मल रिएक्शन, ध्यान रहेगा। और नॉर्मल रिएक्शन न्यूटन में चाहिए तो जो आ रहा आंसर वो न्यूटन में ही है। केजी में चाहिए तो वहां लास्ट में जो आंसर आया है उसको जी से डिवाइड करना पड़ेगा, तब आंसर केजी में आ जाएगा। तो डेली लाइफ में जो वेइंग मशीन होती है, मैकेनिज्म यूज करते हैं, उनमें नॉर्मल रिएक्शन से जो आएगा वो जी से डिवाइड करके क्या बनेगा, वो उसमें रीडिंग्स होती है, रीडिंग आती है। तो मैकेनिज्म ऐसा बना रखा है उसमें, तो जी से डिवाइड करके आंसर देती है, ठीक है जी। तो हमें ध्यान रखना है आंसर केजी में चाहिए या न्यूटन में चाहिए। आंसर दोनों ही सही है, बट आंसर चाहिए क्या वो हमें ध्यान रखना देना चाहिए। एक क्वेश्चन प्लीज ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 17 जो मैंने दिया था, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सब ने करा है, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सेम ही तो क्वेश्चन है, कुछ अलग है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 मुझे कराना है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो देखें जरा 17 एंड 18, लिसनिंग ऑल ऑफ यू, मार्क कर लेना, लिख लेना, दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आएगा, इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आएगा। वैल्यू हो सकता है 10 की जगह 20 कर दें, 400 की जगह 500 कर दें, बट आएगा 100%। कल को बोलने की सर मार्क्स कम आए तो क्या बोलूँ, ठीक है, लिख लिया। देखें जरा क्वेश्चन नंबर 18 करा रहा हूँ, 17 हो गया है। हंसिका मैम, ऐसे तो सारा पेपर ही पता चल जाएगा, फिर भी मार्क्स कट जाते हैं। देखो जरा, कौन सा क्वेश्चन है, 18। A helicopter of mass 1000 kg rises with a vertical acceleration of 15 meter per second square। यानी इस तरह से हेलीकॉप्टर है, ठीक है, like this, rising up with an acceleration of 15 meter per second square। यही हेलीकॉप्टर से को मान लो, ये भी क्रैश हो जाएगा। ये जो वो कौन है डोरेमोन सिर पे लगाता है ना, वो वाला। सर वो भी सच होता है। ठीक है सर, देखें जरा प्लीज, राइजिंग अप विद 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कहा क्या है, मास ऑफ द पैसेंजर्स एंड क्रू मेंबर्स इज 300 kg। इसके अंदर जो पैसेंजर्स हैं एंड क्रू मेंबर्स हैं, उन सबका मास कितना है, 300 kg है।
यही है सर। एंड हेलीकॉप्टर का मास, मास ऑफ हेलीकॉप्टर 1000 kg है, एंड मास ऑफ द पैसेंजर्स एंड क्रू मेंबर्स इज 300 kg। हाँ यही है ना। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of force on the floor by the crew and passengers। जो पैसेंजर्स एंड क्रू मेंबर्स हैं वो इस फ्लोर पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, सुन रहे हो? पैसेंजर्स फ्लोर पे कितना फोर्स लगा रहे होंगे, कितना फोर्स लगाएंगे? इक्वल टू mg, इक्वल टू mg और mg प्लस m में, mg plus m ये mg माइनस m में। एक्सेलरेशन ऊपर है तो पैसेंजर से ऊपर जा रहे होंगे, यानी कौन से वाला केस बन गया? गोइंग तो क्या बनेगा? mg प्लस m वाला केस बनेगा, ये ध्यान रखना है। और मास किसका रखेंगे? हेलीकॉप्टर का, पैसेंजर्स का या दोनों का? सिर्फ पैसेंजर्स कितना फोर्स लगा रहे हैं तो पैसेंजर्स का ही वेट आएगा। अभी हम सिर्फ जो डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं उसमें पैसेंजर्स का वेट रखेंगे, मास ऑफ पैसेंजर्स इनटू जी। सुन रहे हो? इतना इनका वेट नीचे है तो फ्लोर इन पे क्या लगाएगा? नॉर्मल रिएक्शन। ऊपर जा रहे हैं ए के साथ तो फोर्स ऑन देम इज मास ऑफ पैसेंजर्स इनटू ए का शूडो नीचे आ जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? मास ऑफ पैसेंजर्स इनटू जी प्लस ए। मास ऑफ पैसेंजर्स कितना है? 300। जी की वैल्यू 10 या 9.8? 10 गिवन है, ए की वैल्यू 15, कितना बन गया? 300 into 25 means what is the answer? 7500 न्यूटन। ये जो मैंने निकाला है ये क्या आंसर आया है? यही बात समझनी है। ये n किस पे लग रहा था? पैसेंजर्स ने mg नीचे लगाया तो फ्लोर ने पैसेंजर्स पे क्या लगाया? n ऊपर लगा दिया। तो ये ध्यान दें, ये क्या है? फोर्स exerted by floor on passengers and crew members। किधर है ये? किधर आ रहा है? अपवर्ड। तो फोर्स exerted by passengers on floor कितना आएगा? आ रहा हो। by passengers on floor will be what? सेम होगा 7500 न्यूटन, बट किधर? डाउनवर्ड्स। वो इतनी सी बात समझनी थी, क्योंकि हमने अभी पैसेंजर्स का मास लिया है। पैसेंजर जो भी जितने भी फोर्स लिए वो सारे किस पे लग रहे थे? पैसेंजर्स पे। तो फोर्स भी पैसेंजर्स पे आएगा। पैसेंजर्स पे फ्लोर ने जितना लगाया तो पैसेंजर्स भी फ्लोर पे उतना ही लगाएंगे। ठीक है जी। तो जो यहाँ से सॉल्व करके आया, जिसकी वैल्यू पुट की उसी पे आया है, उसका ऑपोजिट होगा फ्लोर पे। तो थोड़ा थोड़ा ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, बट यहाँ प्लस माइनस का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। सेकंड पार्ट में कहा, ध्यान दे प्लीज। हाँ जी बोलो। सर ये तो पैसेंजर ने फ्लोर पे लगाया है ना, ये तो फर्स्ट वाला जो आपने लगाया मास किसका है? अच्छा, हमने पैसेंजर्स का वेट कितना होगा? 300 mg डाउनवर्ड। ठीक है, किसका वेट लिया? पैसेंजर्स का। फ्लोर ने पैसेंजर्स पे क्या लगाया? नॉर्मल रिएक्शन। ऊपर किस पे? पैसेंजर्स पे। तो जो n है वो फ्लोर ने पैसेंजर्स पे लगाया ना, वही मैंने लिखा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लोर ऑन पैसेंजर्स। n जो आपने शो करा है वो किस पे है? पैसेंजर्स पे। यहाँ n जो आप शो कर रहे हैं ये n किस पे है? ब्लॉक लिफ्ट पे, लिफ्ट ब्लॉक पे, लिफ्ट ब्लॉक पे लगा रही है। तो ब्लॉक लिफ्ट पे कितना लगाएगा? सेम ऑपोजिट, सेम ही ऑपोजिट हो जाएगा। यही बात समझने की छोटा सा पॉइंट है, बट अक्सर मिस्टेक होगी ये ढंग से नहीं सीखा तो। ये अपरेंट वेट है। अपरेंट वेट मतलब व्हाट?
मशीन ने हमारा वेट मेजर नहीं करा, मशीन हमारे ऊपर कितना नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है वो मेजर करा है, तो हमारा वेट इतना ही डाउनवर्ड हो जाएगा। गॉट इट ऑल ऑफ यू? बिल्कुल इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है कि कंप्लीट हेलीकॉप्टर की बात करते हैं उन्होंने, पूरा हेलीकॉप्टर सराउंडिंग एयर पे कितना फोर्स लगा रहा है, एक्शन ऑफ द रोटर ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग एयर। बिल्कुल सेम टाइप सेकंड पार्ट है इसका। एंड थर्ड पार्ट है जो आप सबने ट्राई करना है, बिकॉज सेम वही केस है, लेकिन एक्शन एंड रिएक्शन हमें ध्यान रखने हैं। पूरा हेलीकॉप्टर की बात आएगी तो दोनों का मास ऐड होगा, हेलीकॉप्टर प्लस पैसेंजर्स। हेलीकॉप्टर के जो रोटर है वो क्या करते हैं, एयर को नीचे प्रेस करते हैं, तो एयर क्या लगाती है, रिएक्शन, जिससे हेलीकॉप्टर राइज करता है। नोट डाउन फास्ट, योर HW for the day is question number 16 to 21. Numericals आपने करने हैं। Thank you all of you. Take care. Bye. कल का टेस्ट का पता चल गया? हाँ, to prepare well.